जय हिंद। तो गणित सीखने सिखाने की इस कार्यक्रम में आप सभी गणित प्रेमियों का स्वागत है। तो हे महात्माओं, आप लोग को पता होगा कि ये एलसीएम एचसीएफ का लेक्चर नंबर 14 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। मतलब विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं आरआरबी के विभिन्न परीक्षाओं में, उसको हम लोग बहुत बारीकी से समझते हुए कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व कर रहे हैं, है ना। और इसके पहले नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन का बहुत सारा अच्छा मेथड हम लोग सीख चुके हैं। सारे का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो कि जिसमें कि आपको सारे लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, एंड स्क्रीन पे लगा भी दिया जाएगा। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एंड स्क्रीन पर उस प्लेलिस्ट को पा सकते हैं और बाकी के सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर काम का लगे तो सीख सकते हैं, नहीं काम का लगे तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और देखते हैं किस किस तरीके का क्वेश्चन को कैसे कैसे हम लोग आसानी से करेंगे। देखो, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3, 4, 5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का लसा 2400 है, तो मसा ज्ञात कीजिए। तो भाई मेरे कुछ नहीं करना, इस 2400 में भाग दे देना 3 गुना 4 गुना 5 से, और इसका काम तमाम हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, एक एक करके काटो, या 5 चौका 20 या 60 से इसको डायरेक्ट काट लो। 60 के जीरो से ये कट गया और 6 से 24 कट जाएगा 4 बार में, और एक जीरो 40। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बस इतना सा काम करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 3, 4, 5 का अनुपात है संख्याओं का, तो संख्या जरूर 3x, 4x, है ना, और 5x रही होगी। और सभी में ये x गुना है, तो ये जो अनुपातिक गुणांक x है, यही इसका मसा का काम करेगा। ठीक है, HCF जो है वो ये x काम करेगा। तो अगर इन तीन संख्याओं का लसा दिया हुआ है 2400, तो इन तीनों का अगर कोई एलसीएम निकाले तो क्या लिखना पड़ेगा भाई, 3, 4, 5, मतलब 3 गुना 4 गुना 5, और एक x भी आएगा क्योंकि x HCF है। ठीक है, और इनका मान किसके बराबर है, 2400 के। तो सॉल्व करोगे तो यही नजर आएगा। तो क्यों इतना सारा करना है, हाँ समझ के रखेंगे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। आई बात समझ में? तो मनुष्यों, अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या कहा जा रहा है, संख्या 99 और 15 के लसा और मसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 99 क्या है भाई और 15 क्या है, इनके लसा और मसा हम लोग निकाल सकते हैं और उसका अनुपात भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन मेरा ये मन कहता है कि ये दोनों जो है, 3 के पहाड़ा में तो दिखता है, 3 पचे 15 और 99 भी 3 से भाग लगेगा, ये तो बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं। तो चूंकि दोनों 3 के उसमें है, तो इसका HCF जो है, इसका HCF वो 3 होना चाहिए। आप बोलेंगे कहा है सर, तो भाई आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 15 क्या है, 3 गुना 5 है, और 5 से तो 99 में लगने से रहा, इस 3 से ही तो लगेगा, यही अकेला एक कॉमन फैक्टर निकलेगा दोनों में, तो HCF 3 हो गया। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि अगर आपको LCM बटा HCF करना है, तो हर में ये HCF का 3 नजर आना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि सर C होगा। लेकिन एक बात और देखो, ये LCM जो होता है उसमें HCF से पूरा पूरा भाग लगता है। ये चीज एकदम शुरुआत में ही हम बताए थे कि HCF हमेशा LCM में पूरा पूरा भाग लगेगा। तो जब भी L बटा H करना हो, कभी भी किसी भी तरह का सवाल हो, कोई भी आंकड़ा हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, LCM में अगर HCF से भाग देना हो, तो जो भी HCF है वो LCM में पूरा पूरा भाग लगा देगा। मतलब ये नीचे 3 नहीं दिखेगा, ये 3 भाग लगा के कट के 1 नजर आएगा, जो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में। आई बात समझ में? बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हम लोग उत्तर पता कर सकते हैं। कैसे? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, कि HCF LCM में पूरा भाग लगाता है, तो नीचे H का मान तो हमेशा 1 दिखेगा, क्योंकि H L को काटता है। और L के बारे में हम लोग कई जगह पढ़ चुके हैं, है ना, X Y H, और नीचे होता है H, तो H से H कट जाता है, क्या बचता है, X Y। और ये X Y क्या हुआ करता था, X और Y होता था सहअभाज्य संख्याएं। वो सहअभाज्य संख्या हम लोग अगर ढूंढ लें तो दूसरा तरीका भी मिल जाएगा। एक तरीका तो बता दिया बिना बनाए हुए, दूसरा तरीका है ये फॉर्मूला वाला, कि L का मान हम लोग को पता होता है XYH, और H तो H है ही, मतलब XY बटा 1, मतलब XY का मान निकालना है। और XY क्या है भाई, अगर पीछे के 1-2 वीडियो देखे हो आप लोग, तो आप लोग को पता होगा कि वो सहअभाज्य संख्याएं हैं जो HCF के अलावे, जैसे इस 15 में 3 मिला जो कॉमन, 5 मिला जो कॉमन नहीं है, और 99 में देखो क्या है, 3 गुना 3 गुना 11, तो ये 3 तो कॉमन है, ये हो गया HCF वाला हिस्सा। और एक में है ये 33, दूसरका में है ये 5, तो ये x का मान क्या हो गया, 11 या 33, और दूसरका में क्या है 5, मतलब 33 गुना 5 मतलब 165, और 165 का मतलब 165 बटा 1 कहे। ठीक है, या फिर तुम ये कह दो कि XY अनुपात 1 निकालना था, मतलब 165 अनुपात 1, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 2 तरीका हुआ। तीसरा तरीका देखो क्या है, तीसरा तरीका ये है कि जब 99 और 15 को पूरा पूरा फोड़ फाड़ दिए हम लोग, तो निकल के क्या नजर आया भाई, कि इसका HCF है 5, है ना। तोड़ने फोड़ने पे क्या मिला,
HCF है 3, सॉरी HCF है कितना 3, 3 दोनों में कॉमन है। और LCM क्या होता है, तो LCM क्या होता है भाई, हर एक संख्या लेना होता है। तो 3 यहाँ 1 है, इसमें 2 बार 3 है तो 2 बार 3 ले लो, ठीक है, 3 गुना 3। फिर नीचे एक 5 भी है तो एक बार 5 भी ले लो, ऊपर एक 11 है तो एक बार 11 भी ले लो, ठीक है। तो अब LCM बटा HCF किसी को करना है तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11 बटा में 3, ठीक है। 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या नजर आया, 5 या 15 गुना 11 165:1, ठीक है। आप कहेंगे कि सर क्यों एक क्वेश्चन को आप इतना लंबा लेके चले गए। भाई मेरे इस लंबा सॉल्यूशन बताने के पीछे कारण यह है कि जरूरी नहीं है कि शुरू में जो दूसरा ट्रिक बताए थे ना आप लोग को, पहली बार में दिमाग में घुस ही जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम के टाइम में वो याद आ ही जाए, हो सकता है मिस हो जाए, या हो सकता है आपको ना पता हो, दिमाग में नहीं आए, तो आपको ये मेथड काम आएगा, क्योंकि LCM HCF तो निकालना जानते हैं, ठीक है। तो हर एक तरीके से तैयार रहना है, ट्रिक भी जानना है, कॉन्सेप्ट भी जानना है। भले थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको, लेकिन मेरे हिसाब से लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप वास्तव में गणित के प्रेमी हैं तो आपको तो मजा आना चाहिए कि हम एक क्वेश्चन को 3 तरीके से, 4 तरीके से, 5 तरीके से करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो गणित सीखने का मजा ही तब है जब एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर पाए। बाकी तो रट रटा के बहुत से लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वही जाके एग्जाम में लुढ़ा जाते हैं, फिर बोलेंगे सर बना तो नहीं क्वेश्चन। अब देखो 138 में क्या कहोगे कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में, LCM 180 है तो योग ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, अभी HCF निकालने का तरीका शॉर्टकट बताए थे आपको। देखो 2 क्वेश्चन हम बड़ा में बता दिया ना, अब सारा क्वेश्चन उसका कॉन्सेप्ट यूज करके बनाएंगे हम लोग, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे कि आप बहुत अच्छे से सीख गए। तो HCF निकालने का तरीका क्या है, 180 में भाग दे दो 4 गुना 5 से, क्योंकि 4 और 5 क्या था, सहभाज्य संख्याएं है ना, और 4 बचे 20 से काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। तो H का मान कितना आ गया 9, HCF आ गया 9। तो बोला जा रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। आप लोग को बताए थे कि जब संख्या 4:5 में होता है, माने किसी भी अनुपात में होता है, तो इन दोनों में इस HCF से गुना करके हम लोग संख्या प्राप्त कर सकते हैं। मतलब 9 चौका 36 एक संख्या होगा और दूसरा होगा 9 पचे 45। इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 81, ऑप्शन नंबर डी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर H का मान 9 मिल चुका है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि संख्या का अनुपात 4:5 है, योग ज्ञात करना है, तो इस अनुपात के योग मतलब 4, 5, 9 में सीधे हम लोग HCF 9 से गुना कर दें तो भी हम लोग को मिल जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। आया बात समझ में, किस तरीके से आसानी से सॉल्व करना है। ट्रिक लगाने के लिए हमेशा तैयार रहो। आ रहा बात समझ में। तो महोदय अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या कहा जा रहा है, यदि दो संख्याएं जिनका मसा पर 9 है, HCF 9 है और 5-7 के अनुपात में, तो अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ HCF निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे दिया और संख्या का अनुपात भी दे दिया 5:7। तो इसका अंतर निकालना है तो अनुपात के अंतर में HCF से गुना कर देते हैं। तो अनुपात का अंतर कितना है 2, 2 गुना 9 मतलब 18 होगा आंसर। इसी क्वेश्चन में अगर योग पूछता है तो क्या करते हैं, 7, 5, 12 गुना 9, 12 गुना 9 कितना, 12×9 108, ये होता योग। आ रहा बात समझ में। और इसी क्वेश्चन में देखो ये तो हुआ अंतर, ध्यान देना हर तरीके से सीख लेना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं फाड़े फाड़ सीख गए, ठीक है, अंतर योग। और इसी क्वेश्चन में अगर LCM पूछ देता तब क्या करते, 5 गुना 7 गुना HCF 9, मतलब 9 सते 63 और 63 पचे कितना होगा भाई, 60 पचे होता है 300, 3 पचे 15 मतलब 315 होगा LCM। आ रहा बात समझ में। और संख्या निकालने बोलता तब क्या कहते हैं, संख्या निकालने बोलता तब क्या कहते, 5 गुना 9 और 7 गुना 9 मतलब 45 और 9 सते 63। आ रहा बात समझ में। तो इस क्वेश्चन में देखो हम लोग 4 तरह का चीज सीखे, यही सब जो है क्वेश्चन आएगा, इन्हीं सब में से कोई पूछे। इसलिए तो देखो हम पूरे कॉन्फिडेंस से एकदम गारंटी देके कहते हैं कि हम जो पढ़ाते हैं उससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई फाई कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप रेलवे की तैयारी में SSC वाला सब भयानक वाला चीज़ पढ़ के चले गए, कोई फायदा नहीं है। रेलवे की तैयारी रेलवे की ही तरह होनी चाहिए। हाँ, आप अगर दोनों एग्जाम की तैयारी करते हैं तो नो डाउट आप उसको भी पढ़िए, इसको भी पढ़िए, जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आपका टारगेट केवल रेलवे है, आप इंग्लिश को नहीं उतना कर सकते हैं किसी कारणवश, जो भी उसका कारण रहा हो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल फोकस तरीके से उन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जितना सिलेबस पूछा जाता है। सिलेबस से बाहर जाके क्या करोगे, जो टाइम बचेगा उसमें तुम अपना जीके जीएस रट लो, ठीक है, ज़्यादा काम आएगा। रीजनिंग सीख लो। आ रहा बात समझ में। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का विभाजन से 6 प्राप्त होता है, बहुत बढ़िया, और उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है। तो इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है
जैसे संख्या हम लोग क्या माना करते थे, ए और बी, तो a बटा b से बोल रहा है कि 6 मिलेगा, मतलब a का मान क्या हो गया भाई 6b, ठीक है। और गुणनफल मतलब ab का मान कितना 96 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का योग और अंतर कोई दिक्कत नहीं है, a का मान 6b इसमें रख दो, मतलब 6b इंटू ये वाला b और गुना होकर क्या बन जाएगा b का स्क्वायर बराबर 96, और 6 से 96 कट जाएगा 16 बार में, मतलब ये b का मान कितना होगा भाई √16 मतलब 4। आया बात समझ में? तो b का मान है 4, तो a का मान कितना 6 चौका 24, a का मान 24, b का मान 4। अब संख्या मिल गया तो उनके योग और अंतर का गुणनफल मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका गुणनफल चाहिए। तो 24 4 28 और 24 घटाओ 4 20, 28 दूना 56 पर एक जीरो नजर आएगा, 560 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आ रहा बात समझ में? कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को? कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर देते समय थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, सीधा सीधा आंसर नहीं देगा कि अगर संख्या पूछ देता है या कुछ ऐसा कुछ नहीं, उनका योग और अंतर का गुणनफल बताइए, या बोल देगा कि उनकी संख्याओं का जोड़ बताइए, ठीक है, अंकों का जोड़ बताइए, ठीक है। अब 6 5 11 जोड़ 0 11, ऐसे 10 9 ऐसे कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन चेक करने का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत दिमाग आरआरबी लगाता है तो कई बार ऐसा क्वेश्चन देता है, लेकिन जनरली बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन ही आते हैं, एकदम हवा मिठाई की तरह की, गले में उतर जाए तुरंत गड़ाक से, ठीक है। 56 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड बताना है। तो भाई देखो, अगर 56 और 84 को देखोगे तो ये दोनों 28 के पहाड़ा में आता है, नहीं 28 दूना 56, 28 3 84, लेकिन बोल रहा है दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड बताओ, तो 28 के नीचे फिर 14 आएगा जो दोनों में भाग लगाएगा, 14 चौका 56, 14 छक 84, इसके नीचे फिर 7 आएगा जो दोनों में भाग लगाएगा, है ना, 7 8 56 और 7 से 12 7 84, इसके नीचे फिर 2 भी आएगा जो दोनों में लगाएगा, तो भाई 28 दूना 56 और कितना 42 दूना 84, तो ये 4 4 है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पूछ रहा था तो 14 होगा, सबसे बड़ा का 28 जो कि म सा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा गुणनखंड पूछता है तो क्या करते हैं, गुणनखंड निकालने की जरूरत थोड़े, म से निकाल दो सीधे घेर घार के 56 से 84 का, है ना, तो इससे सबसे बड़ा गुणनखंड मिला है, दूसरा वाला ये है, ठीक है। बाकी गुणनखंड मेथड से भी आप कर सकते हैं। ये सब कुछ नहीं समझ में आता है, एकदम गणित पढ़े ही नहीं, कभी कभी दिमाग में आया ही नहीं, तब फिर क्या करेंगे, बोलेंगे कि अरे यार 23 से भाग नहीं लगता दोनों में हटा दो, 18 से दोनों में नहीं लगता हटा दो, 24 से दोनों में नहीं लगता हटा दो, बचा कौन सी, यही उत्तर होगा। आ रहा बात समझ में? सबके लिए स्कोप है, जो पढ़ता है उसके लिए, जो नहीं पढ़ना चाहता उसके लिए भी, ठीक है। यहाँ पे हर किसी का संपूर्ण इलाज होता है। अगला देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें ठीक 7 गुणनखंड होते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेड नहीं, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो होता है जब बाहर से लेके आते हैं, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि गुणनखंडों की संख्या का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो एक आपको कॉन्सेप्ट हम देना चाहते हैं, देखिए कि यदि किसी संख्या को इस फॉर्म में लिखा जाए तो संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इनका जो पावर है ना m n और p, उसमें एक एक जोड़ के गुना करना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, एक संख्या है मान लो 100, ठीक है, तो 100 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 100 होता है 25 चौका 100, 4 गुना 25, नहीं, या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर है 100। अभाज्य गुणनखंड में बदल गया, अभाज्य संख्या कौन है 2 और 5। तो अगर कोई संख्या जो है वो केवल अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सके, मैंने 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, तो उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहा करते हैं। तो पहले तो संख्या को अभाज्य गुणनखंड में बदला, अब यहाँ पे घातांक दिख रहा है 2 और 2, तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी भाई, तो 2 जोड़ 1 3 गुना 2 जोड़ 1 3, ठीक है, मतलब 2 जोड़ 1 गुना 2 जोड़ 1, ये काम किया, 3 गुना 3 कितना 9, 100 के कुल 9 गुणनखंड हो गए। अब आप बोलेंगे क्यों सर, महसूस नहीं हो पा रहा है, तो महसूस करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेहनत क्या करना होगा, 100 के कौन कौन से गुणनखंड है, देखो ध्यान दो, 1 से लगता है ना 100 में, 2 से लगता है, 4 से लगता है, 5 से लगता है, 6 से नहीं लगता, 7 से नहीं लगता, 8 से नहीं लगता, 9 से नहीं लगता, 10 से लगता है, ठीक है। 10 के बाद फिर किससे लगेगा भाई, 10 दहे 100 होता है, 10 दहे 100 होता है। अब यहां पर चूंकि बीच में पहुंच गए ना हम लोग, तो अब मामला उल्टा जाएगा, अब 5 से 100 में लगाओगे तो क्या मिलेगा 20, तो 20 से भी 5 में लगा 20 25 100, यहां से मामला उल्टा हो गया। अब 4 से लगाते तो क्या मिलता 25, तो 25 भी एक गुणनखंड होगा।
2 से लगाते तो क्या मिलता 50, 50 भी एक गुणनखंड होगा। 100 से लगाते तो क्या मिलता 100 से लगाते तो 100 मिलता है, 100 भी एक गुणनखंड होगा। तो टोटल कितने हो गए गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आ रहा बात समझ में, कुल गुणनखंड 9 हो गए। तो इतना मेहनत एग्जाम में नहीं करना पड़े इसलिए ट्रिक जरूरी है, ये फॉर्मूला जरूरी है। ठीक है, छोटा मोटा संख्या दिया रहेगा तब तो आप कर भी लेंगे। कई बार ऐसा संख्या देगा जिसको कि ऐसे गुणनखंड डायरेक्ट पता करना मुश्किल होगा, लेकिन अभाज्य गुणनखंड निकाल के हम लोग कर सकते हैं काम। ठीक है, तो आया बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या कहा जा रहा है, दो संख्याओं का लस 78 है, संख्याओं का अनुपात इतना है, तो योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हम लोग सबसे शुरू में ही कर चुके है ना इसी लेक्चर में। चलो ये तुम्हारा कमेंट वर्क रहा, बना के इसको आंसर करो कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दें कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को जो आपको कमेंट में आंसर करने के लिए मिलता है, जब भी आप आंसर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन कीजिए, ताकि हमको ये पता चल सके कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तभी तो हम उसको सही करेंगे कि भाई सही है नहीं है, उस पर हम रिप्लाई जरूर करते हैं। अगर कोई कुछ पूछता है तो हम बताते जरूर है, तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन नंबर के साथ अपनी बात रखिए ताकि हम उसको एंडोर्स कर सके। ठीक है, अगला क्या है, 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। तो अभी देखो जहां 14 आया था ना एक क्वेश्चन में उत्तर, वहां तुम लोग को बताए थे कि सबसे बड़ा गुणनखंड का मतलब क्या होता है भाई, मौस। तो या तो इसका मौस निकाल लो, जैसे भी निकालना आसान लगता है। ठीक है, और नहीं तो फिर ऐसे भी देख सकते हो कि 36 और 45 है, दोनों में 900 लगता है, 9 से लगता है तो 90 होना चाहिए। वैसे देखो चारों ऑप्शन भाग लगाने वाला है, लेकिन इन चारों में सबसे बड़ा 90 ही है, जो 4 बार में 360 को काटेगा, 5 बार में इसको काटेगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बनाने का जरूरत तो वैसे है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि बनाना ही पड़ जाए तो आप गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और गुणनखंड करने का तरीका क्या है भाई, ध्यान देना। वैसे तो 2 3 4 ऐसे ही बारी बारी से बढ़ा जाता है, लेकिन हम मना करते हैं 10 गुना 36 है ये, और 10 गुना 45 है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में 10 कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्या 10 मासा होगा, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि 36 और 45 में अभी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 36 और 45 सहवाद संख्याएं नहीं है, इसलिए अभी और तोड़ने की जरूरत है। तो इस 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 चौका 36, 45 को लिख सकते हैं 9 पचे 45। दोनों में जो अधिकतम कॉमन हो सकता था वो हम लोग निकाल लिए। 9 चौका 36, 10 गुना 9 गुना 5। अब देख रहे हैं दोनों में 10 9 90 दिख रहा है, तो यही इसका मौसा हो गया, या कहें सबसे बड़ा गुणनखंड हो गया। आ रहा बात समझ में। तो महोदय अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा जा रहा है भाई, यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशमलव समान शेष बचता है, तो P के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो एक तो ये वाला क्वेश्चन पहले कभी आया नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी आ जाता है तो छूट जाता है अक्सर लड़कों से। ठीक है, तो इस तरह का जब भी प्रत्येक दशमलव समान शेष बचेगा क्वेश्चन का है, तो करना क्या है कि 150 में से घटाना है। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। 150 घटाओ 60 करना है, कितना आया 90। इसके बाद कितना 285 घटाओ 60 करोगे तो कितना आएगा भाई 225। इसके अलावा क्या आया 285 घटाओ 150 करोगे तो कितना आएगा, तो भाई 50 और 85 135। ठीक है, ये आया। और इन तीनों का हम लोग मसा निकालेंगे। हमको तो दिख रहा है 45 के पहाड़ा में आता है तीनों, 45 दूना 90 है ना, 45 पचे 225 होता है, 45 किया 135 होता है। ठीक है, तो 45 आएगा P का मान, और 4 5 9 इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर नहीं ये बात क्लियर हो रहा है तो सीधा इनका मसा निकालिए। मसा निकालने के लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड नहीं, भाग वाला मेथड यूज कर लेते हैं। ठीक है, 135 बहुत काम आता है ये वाला भी, कई बार जरूरी नहीं है कि हमेशा अभाज्य गुणनखंड से ही बनाए। ठीक है, 45 से कट गया 90, 2 बार में खत्म। अब इस 45 से क्या करेंगे 225 में भाग देंगे, तो 45 पचे 225 खत्म। तो मौसा हो गया 45 जो तीनों में भाग लगाएगा, और उनके अंकों का योग 5 4 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आया बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, दो संख्याओं का योगफल 30 है, एलसीएम 25 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कम डाटा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो दो संख्याओं का योगफल है 30, जैसे ए और बी हम लोग संख्या मानते हैं, तो इनका योगफल है 30 और एलसीएम है 25। तो देखो मेरे भाई, आप लोग को ये हम बताए थे कि ए को हम लोग x इंटू एच लिखते हैं, एच क्या है मौसा, बी को लिखा जाता है y इंटू एच, एच क्या है मौसा, और x और y जो है सहभाज्य संख्याएं होती है जिसमें कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अगर यहाँ रखेंगे तो xh प्लस xy
वाई एच, जस्ट अ मिनट, इसको मिटाया जाए, वाई एच एक्स एच प्लस वाई एच बराबर कितना 30, और x प्लस वाई इंटू एच बराबर होगा 30। और दूसरा बात क्या दे रहा है, एलसीएम। तो जब a और b का मान ऐसा होता है तो l का मान क्या होता है, एक्स वाई एच। ठीक है, तो इसके नीचे अगर एक्स वाई एच रख दोगे तो कितना हो जाएगा नीचे भाई 25, h से h कट गया, मसा का यहाँ कोई रोल नहीं नजर आया। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, नीचे अंकों का गुणनफल है 25 और अंकों का योग है कितना 30, और कटेगा क्या 5 36 5 25 25। ठीक है, देखो काटना इसलिए जरूरी था क्योंकि x और y सहवाची संख्या है। अब देखो x और y दो अंकों का गुना होकर कितना आ रहा है 5, तो 5 तो भाई एक ही तरीके से आ सकता है, 5 गुना 1, और ये ऊपर वाले पे फिट भी हो रहा है, 5 जोड़ 1 6 भी होता है। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि x का मान 5 है, y का मान 1 है। ठीक है, y का मान 1 है और x और y मिल गया, तो HCF भी हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। नहीं, कैसे निकालोगे, x y h जो एलसीएम था इसका मान दिया हुआ 25 और x और y कितना हो गया 5 गुना 1 गुना फिर h 25, 5 से 25 कट गया कितनी बार में, 5 बार में, तो h का मान क्या हो गया भाई 5, मासा हो गया 5, तो बड़ी संख्या के लिए बड़ा वाला अंक में गुना करना होगा, ये आ जाएगा 25 HCF 5 से गुना करके। ठीक है, 5 से गुना करके 5 में 25 आ जाएगा। आ रहा बात समझ में, ये तो हुआ इसका मेथड। अगर इतना नहीं करना चाहो तो फिर ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। मेथड हम बता दिए क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया। ठीक है, इसलिए हम सोचे कि इसका कैलकुलेशन आप लोग को समझाया जाए कैसे कैसे करना है। बहुत कम डाटा में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब देखो जैसे दो संख्याओं का योगफल अगर 30 है तो बड़ी संख्या 55 तो हो ही नहीं सकती, है ना, इन तीनों में से कोई हो सकता है, तभी योगफल 30 आएगा। अब सीधी सी बात यह है कि अगर b को मान लो तो संख्या 25, एक संख्या 25 है तो दूसरा का 5 जोड़ के 30 होना चाहिए, और इनका एलसीएम जो है 25 और 5 का वो 25 ही आएगा। क्यों, क्योंकि भाई 5 से 25 में पूरा पूरा भाग लगता है, और जब छोटी वाली संख्या बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग लगा देती है तो बड़का होता है एलसीएम और छोटका होता है एचसीएफ। क्यों, ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं आप लोग को, आ रहा बात समझ में। तो इस तरीके से पता कर सकते हैं, अगर 15 रखोगे तो दोनों 15 15 हो जाएगा, और अगर दोनों संख्या 15 15 हो गया तो फिर इसका एलसीएम होगा 15, एचसीएफ होगा 1, तो काम फिट बैठा नहीं, एलसीएम तो 25 आना चाहिए। उसी तरीके से अगर एक बड़ी संख्या 1 हुआ तो छोटी संख्या 29 होगा। ये तो और अन्याय वाला बात हो जाएगा कि बड़ी संख्या पूछा जा रहा है वो 1 है और छोटी संख्या 29 है, तो ये तो कोई भी बोल देगा कि सर ये गलत हो रहा है क्योंकि गणित का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, बड़ी संख्या कम है अब छोटी संख्या ज़्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा, और समझदार तो आप लोग हैं ही। तो गणित पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए, रेलवे की वैकेंसी आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।